कि मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स सेगमेंट पर करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस हम कवर कराएंगे और जो है कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर हमें पढ़ना है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी और किस किस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी कहें, और इसके बाद रहेगा हमारा करंट अफेयर्स। दोनों ही सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जो आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये कॉमन टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो इसमें देखिए, जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र, ये हम डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्रश्न बनता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो किस सेक्टर में आता है। जैसे इसमें जो आएगा आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर होगा पहला। दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्टर। आप लोग यस लिख के बता सकते हैं अगर आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही है तो। देखिए, दूसरा जो सेक्टर होगा वो होगा सेकेंडरी सेक्टर, और जो थर्ड सेक्टर होगा जिसे हम लास्ट सेक्टर कहेंगे, टर्सरी सेक्टर। अब देखिए, ये प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है इसका द्वितीयक क्षेत्र, और ये है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। तो जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डिफाइन किया गया है कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर होते हैं, तो उसमें हमें 3 सेक्टर को स्टडी करना है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसको कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, इसको द्वितीयक क्षेत्र और इसको सेवा क्षेत्र। अब इनको समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? गुड आफ्टरनून सर, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लेट हो गए हैं थोड़े से तो बता देता हूं मैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर इकोनॉमी जो सेगमेंट है उसके अंदर हम कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आज, और इसके साथ ही हम करंट अफेयर सेगमेंट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 3 डिस्कस कर लिए। तो अब प्राइमरी सेक्टर में आता क्या है एक्चुअली? प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? मेनली इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटी हैं
जो कृषि आधारित क्रियाएं हैं, जो काम है, वो सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। जैसे कि फसल उगाना, ठीक है, जैसे मछली पालन, ठीक है, और आपका मधुमक्खी पालन, या अन्य ऐसी कोई चीजें जो कृषि से संबंध रखती हैं, वो सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर काउंट होंगी। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए दूसरा बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहेंगे, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसके अंदर देखिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर हमने डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर जो हमने डिस्कस किया, उसके अंदर मेनली रॉ मटेरियल टाइप की चीजें हमारे सामने हमको देखने को मिली, जैसे कि वीट की बात करें, सरसों की बात करें, ठीक है, और किसी भी जो सब्जी की बात करें, किसी और या जब खेत में जो भी चीज हो रही है उसकी बात करें, तो वो सारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल इन द सेंस कच्चा माल, वो कच्चा माल था। गेहूं कच्चा माल है, गेहूं से फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, फिर उस आटे की ब्रेड बनेगी, बिस्किट बनेंगे, तो वो फाइनल गुड्स बनेगा जो लास्ट में बनेगा। लेकिन किसका इस्तेमाल करके बना? वो गेहूं का इस्तेमाल करके ब्रेड बना। तो जो प्रोडक्शन का काम है, मतलब कच्चे माल का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बनाना, तो वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, उत्पादन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक मिनट कमेंट देख लेता हूं। ओके ओके सरिता जी, ठीक है ठीक है, सरिता जी, रेनू जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं, और इस सेक्टर में जो भी चीजें आएंगी, तो जो कच्चा माल हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा, एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटी हुआ करती थी, तो उन कच्चे माल का इस्तेमाल करके जो नई चीजें, फाइनल गुड्स तैयार किए जाते हैं, जो फाइनल सामान तैयार किया जाता है, जैसे कि गेहूं का इस्तेमाल करके बिस्किट बनाना, तो जो प्रोसेस हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ उस चीज का, तो वो उस टाइप की इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होंगी। जैसे मैगी बनती है, नूडल्स बनते हैं, ठीक है, चिप्स बनती हैं, कुरकुरे बनता है, तो ये सारी चीजें किसका इस्तेमाल हो रहा है? इसमें आटे का इस्तेमाल हो रहा है। आटा कहां से आया? प्राइमरी सेक्टर से। और आटा क्या है? रॉ मटेरियल है। उसका इस्तेमाल करके जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, मैगी, नूडल्स और चिप्स, कुरकुरे, तो ये जो है सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होगा। ठीक है, समझ आया? ये बताइए, समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ? आप बताइए, यस लिख के बताइए। कोई डाउट है तो वो बताइए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेकेंडरी सेक्टर समझ में आया। इसमें मेनली प्रोडक्शन से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सारे स्टील प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स जहां पे स्टील बनती है और उस स्टील का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो सारे टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होंगी। ठीक है, जैसे कि मिल्क इंडस्ट्री है,
मिल्क डेयरी है। यहाँ पे देखिए मिल्क का इस्तेमाल करके कर्ड भी बनाया जाएगा, बटर भी बनाया जाएगा, छाछ भी बनाया जाएगा, आइसक्रीम भी बनाई जाएगी। तो मिल्क आया कहाँ से? एग्रीकल्चर बेस्ड, वहां से मिल्क आया, उसका इस्तेमाल करके उसको रीप्रोसेस करके नया सामान बनाना, ये सारी चीजें काउंट होंगी सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में हुआ, आया, क्लियर हुआ सेकेंडरी सेक्टर। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है हमारा टर्सरी सेक्टर, इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखिए इकोनॉमी के लिए तीनों सेक्टर जरूरी हैं, तीनों सेक्टर में समय से ग्रोथ हो, वो तीनों चीजें जरूरी हैं। तो सर्विस सेक्टर में कौन सी चीजें आएंगी? उसमें आएंगी, देखिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, कॉल सेंटर, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, डॉक्टर्स, ये सारी जो सेवाएं दे रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो ये सारे जो इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो आपका सर्विस सेक्टर में काउंट होगी। ठीक है ना? तो हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया अच्छे से। यहां से प्रश्न बनते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये कौन से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में काउंट होता है। ठीक है, किस सेक्टर में इसको काउंट किया जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा है हमारा, हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के सामने, जो इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही थी। क्योंकि उससे पहले की स्थिति आप अच्छे से जानते हैं, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके सारी चीजें उन्होंने बर्बाद करती, नील की खेती करवाते थे, सारा कच्चा माल जो है यहाँ पे किसानों से उगवाते थे इंडिया के अंदर, और फिर उसको ब्रिटिश ले जाके उसका फाइनल गुड्स बना के इंडिया में ही भेजते थे, वो यहीं बेचते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश ने काफी जो है एक्सप्लॉइटेशन किया इंडियन इकोनॉमी का। तो वो चीज सब लोगों के सामने थी, जो भी लीडर्स थे उस समय 1947 के दौर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब आगे, अभी तक जो हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब आगे किस तरह से इकोनॉमी को मूव कराया जाए, किस तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। उसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहां पे जो है, अब प्लानिंग किस तरीके से हो, क्या एक लंबी प्लानिंग हम करें कि हमें इतने सालों में ये चीजें अचीव करनी है? क्योंकि सबसे पहले तो पूरा देश एकदम खाली था, कुछ हमारे पास था नहीं, एक चीज भी मंगानी पड़ती थी वो भी विदेश से मंगानी पड़ती थी। तो खुद का प्रोडक्शन सेटलमेंट करना, खुद चीजें बनाना, फिर उनका इस्तेमाल करना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी
जो पॉवर्टी, गरीबी की प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, और जो है लोग बीमार होते थे ज़्यादा, तो कई सारी प्रॉब्लम थी। तो इन सबको दूर करना ही था, ये तो टारगेट था ही। लेकिन कैसे कैसे किया जाए दूर, कितने सालों में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्लानिंग में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ कि 5-5 साल के टारगेट सेट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आने वाले इन 5 सालों में हमें इन इन चीजों पर ध्यान देना है। वो चीजें कौन सी होंगी, जब हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो मेनली 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि 5-5 साल का टारगेट फिक्स किया गया और उसमें ये तय किया गया कि आने वाले 5 सालों में कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना है, जिससे हम उन पे अच्छे से ध्यान दे पाएं और बाकी और चीजों पे हमारा ध्यान ना जाए, तो 5 साल के दौरान हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, और सबसे बड़ी चुनौती जो भुखमरी उसकी बात करें, तो इनको प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे, 5-5 साल के टारगेट बनाए गए और हर पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दिया गया, मेजर फोकस कौन कौन से एरिया पे किया गया, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया ये, दूसरा टॉपिक हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग, तीसरा हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मैंने बताया था, प्रश्न पूछे जाते हैं, पीआरटी में भी प्रश्न आए थे, टीजीटी में भी आते हैं और पीजीटी के कॉमन पेपर में भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग तो 5 ईयर प्लान पे सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न बनते ही बनते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस पे ज्यादा ध्यान दिया गया, या 4th 5 ईयर प्लान में मेजर फोकसिंग एरिया कौन सा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। DSSB का जो पीजीटी का एग्जाम अभी लास्ट वाला हुआ था, ये तो हुआ ही नहीं है, उसमें भी कॉमन पेपर में पूछे गए थे, टीजीटी में पूछे गए थे। ठीक है, अगला जो थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। देखिए, हर व्यक्ति की एक इनकम होती है, आपकी भी इनकम है, हमारी भी इनकम है, कोई भी सोर्स हो सकता है लेकिन इनकम होती है। ठीक है, चलिए आप सब लोग, हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर डाउट है तो आप बताइए, कमेंट करके पूछिए। गुड आफ्टरनून रेनू जी, गुड आफ्टरनून सरता जी और निधि श्रीवास्तव। ओके ओके, चलिए नेशनल इनकम तो मैं बता रहा था, हर व्यक्ति की एक अपनी इनकम होती है, आपकी भी है, हमारी भी है, इस देश की भी होनी चाहिए, तो वो होती है, उसे ही नेशनल इनकम कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग तो काम करते हैं, आप लोग भी काम करोगे, जॉब करोगे, भाई उसी की तो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जॉब करोगे आप, टीजीटी में जाओ, आप पीआरटी में जाओ, पीजीटी में जाओ, या किसी भी केवीएस में जाओ, नवोदय में जाओ, तो वहां पे जॉब भी करोगे, सैलरी आएगी आपके हाथ में। ठीक है, तो आई वो आपकी इनकम हो गई। अब उससे वो आपकी इनकम क्यों, आप उसको खर्च कर सकते हो। ठीक है, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। वैसे ही जो एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया कैसे अपनी इनकम करता है, इंडिया की इनकम क्या होगी, अगर हम टोटल बात करें इंडिया की इनकम क्या होगी, तो देखिए इसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी इन द सेंस, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होती है? सभी लोग सामने देखिए, ध्यान से देखिए। हेलो सर, हेलो सर, ठीक है जी। अब देखिए, नेशनल इनकम में हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पे एक वर्ड को टारगेट कर लीजिए आप, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का एंटोनिम्स क्या है अगर बात करें जनरल भाषा में? डोमेस्टिक इन द सेंस एक तरह से अपना नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल। यहां पे आपको डोमेस्टिक वर्ड को ध्यान रखना है, तो जीडीपी का जो मेन डेफिनेशन है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। डोमेस्टिक इन द सेंस विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया। जैसे ये दिखाई दे रहा है सबको? ये फॉर एग्जांपल इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, उत्तर से पूरा चारों दिशाओं में ये बाउंड्री है इंडिया की। अब देखिए, डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, जो भी उत्पादन हो रहा है, किसका? माल मतलब गुड्स, और सेवाएं मतलब सर्विसेज। गुड्स का मतलब समझते हैं जो फिजिकली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैगी, नूडल्स, ये सारी चीजें, और आपका पेंट की पैकिंग, आपके जो है बादाम, आपके जो है काजू, ये पूरा, और ये हो गया गुड्स। और सेवाएं में, सर्विसेज में आपका एजुकेशनल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ठीक है। और कोई अपना इंडिपेंडेंट कोई एडवाइजरी ऑफिस खोल के बैठे हैं तो वो भी एक सर्विस ही है सोसाइटी के लिए, वो भी इसमें काउंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत देश की बाउंड्री जो है ऊपर से नीचे तक और इधर से इधर तक पूरी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, कितना? एक साल के अंदर, वो प्रोडक्शन ही जीडीपी कहलाएगा। मतलब अगर इसको सीधे सीधे बात करें तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक साल के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसी को टोटल को कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में, और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है एक साल के भीतर भीतर इंडिया में, उसे ही हम कहेंगे जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ, जीडीपी क्लियर हुआ। अब ये जो जितना प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स जो तैयार हुए, अब देखिए, हम आटा है, ये आटा है, इसको हम फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे अगर इससे ब्रेड बना दी जाए तो। अगर इससे ब्रेड बना दी जाए तो इसको फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे, फाइनल गुड्स ये हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो ऐसे ही टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है विद इन अ बाउंड्री और कितना एक साल के अंदर, उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वही नेशनल इनकम है, ठीक है।
अब आगे हम इसमें ये भी बात करेंगे, इसकी नेट नेशनल इनकम भी निकालेंगे, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे हम। अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब काफी बड़ा टॉपिक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नेशनल इनकम पे आ जाएगी, नेशनल इनकम काउंट कैसे होती है, और जो है आपकी टर्म्स पे आ जाएगा, जीडीपी क्या होती है ना, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, और आपका एनएनपी क्या होती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा आगे। तो हमने डिस्कस किया, 3 हमने डिस्कस कर लिए मेजर। अब देखिए उसके बाद हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारत में बैंकीय व्यवस्था। भारत में बैंकीय व्यवस्था, ठीक है, ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, बैंकों की शुरुआत कैसे हुई, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो वैसे प्रश्न आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, वही कमेंट है। चलिए, तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? भारत की केंद्रीय बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो जिसका काम क्या है, इसके बहुत सारे काम है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि जो कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक इन द सेंस जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, और जो भी बैंक हैं, ये सब कमर्शियल बैंक है। आरबीआई का काम है कमर्शियल बैंक को ऑब्जर्व करना, उनको रेगुलेट करना, उनको निर्देश देना समय समय पर, जिससे वो किसी फ्रॉड व्यक्ति को लोन ना दे पाए, और जिसको जरूरत है वहां तक उनका लोन पहुंच पाए, जिससे इकोनॉमी में जो फ्लो है, जो मुद्रा का प्रवाह है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो बना रहे। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आप ये भी जानते हैं कि आरबीआई नोट भी प्रिंट करती है, पैसे भी छापती है। ठीक है, तो कहां कहां सेंटर हैं जहां पर पैसे छापे जाते हैं, देवास में छापे जाते हैं, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई पैसे छापने का भी काम करती है। आरबीआई बैंकों का भी बैंक है, मतलब जितने कमर्शियल बैंक हैं उनके ऊपर अगर कोई है, उनका गार्जियन कोई है, जैसे हम जानते हैं ना हमारे गार्जियन कौन है, हमारे पेरेंट्स, वैसे ही कमर्शियल बैंक का देखभाल करने वाला कौन है, आरबीआई। अगर कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक कोई हरकत करते हैं तो उसको कौन निगरानी रखेगा, उसको निगरानी कौन रखेगा, आरबीआई। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ये काम आरबीआई को दे रखा है। तो आरबीआई नोट छापने का भी काम करती है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नोट छापती है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का नोट होता है, उसे आरबीआई छापती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार छापती है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है तो फिर मैं बताता हूं। तो देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का पूरा रोल पढ़ा जाएगा कि आरबीआई क्या काम करता है और बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, वो सारी चीजें
हम डिस्कस करेंगे। आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी जो है उसकी देखभाल भी करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसकी देखभाल भी करती है। ठीक है, इंडिया में कितना डॉलर है, कितना मैनेज करना है, कितना कन्वर्ट करना है रुपीज में, वो सारी चीजें भी आरबीआई देखती है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मुझे बताइए, आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं, आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के करंट गवर्नर कौन है? नाम बताइए जल्दी से आप। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे पूरे, और उसके बाद आरबीआई जो है महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है मार्केट में। मार्केट में अगर आपकी जेब में, सबकी जेब में बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या होगा? आप लोग सारे चीजें खरीदने के लिए निकल जाओगे मार्केट में, और जब सारे लोग चीजें खरीदने के लिए निकल जाएंगे मार्केट में तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने आरबीआई को दे रखी है। अब आरबीआई कैसे उसको कंट्रोल करता है कि मार्केट में अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जेब से पैसा कम करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि लोगों को कर्ज लेना महंगा पड़ जाए। तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा जिससे लोग कम पैसा लोन के तौर पर लेंगे। तो उससे जो है कम पैसा मार्केट में जाएगा तो लोगों की जेब में कम पैसा होगा। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है अपनी लिमिट में रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने आरबीआई को दे रखी है। इसके साथ साथ अगर मंदी आ जाती है तो उसको भी सुधारने का काम आरबीआई को दे रखा है। तो सीधी सीधी बात है कि आरबीआई जो है एक बाउंड्री लाइन को मैनेज करके चलती है कि महंगाई न तो इससे ऊपर हो और न इससे नीचे हो, ऐसा हमें टारगेट बना के चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर रिसेशन आ गया, लोगों की जेब में पैसा नहीं हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ जाएंगी, और ज्यादा पैसा हुआ तो महंगाई आ जाएगी। तो दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। ठीक है, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे आ जाएंगे। और रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ग्रामीण बैंकें होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। आरबीआई किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करती है, बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, एमएसएफ क्या होता है, कैसे इनमें इंटरेस्ट रेट को घटा के या बढ़ा के कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, कहां कहां असर आता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके, वो हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस क्लियर हो रहा है। पहला हमने बात की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, तीसरी नेशनल इनकम, चौथा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। पांचवा हम बात करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसका एक्चुअल में हिंदी में तो कहते हैं इसको मुद्रा स्फीति, लेकिन आम भाषा में आप समझने के लिए सीधा कहते हैं इसको महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, कितने प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, सब क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इसी टाइम यूपी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चंस। तो इन्फ्लेशन की टाइप हम पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। हमने अभी ये ऊपर देखा था, इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है।
ठीक है, तो ये रहा हमारा 5वां टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। 6वां टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, किस व्यक्ति को गरीब की कैटेगरी में डाला जाएगा, उसके ऊपर जो समितियां बनी, कमेटी बनी, भारत सरकार ने बनाई, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, कौन सी कमेटी पॉवर्टी से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नरसिम्हा राव कमेटी और जो है आपका डी शोभा राव कमेटी, जो गवर्नर हैं, आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं पहले, उन्हीं के अंडर में कमिटीज बनाई जाती हैं स्टडी करने के लिए कि आप पॉवर्टी का करंट सिनेरियो बताओ क्या है। तो कमेटी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं पॉवर्टी से संबंधित। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लेके तो चुनौती है, आज भी चुनौती है, क्योंकि पॉपुलेशन इस रेट से ग्रो कर रहा है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जो है सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। ठीक है, इसलिए आपने आजकल देखा होगा कि मोदी जी क्या कहते हैं कि आप जो है नौकरी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए आगे बढ़िए। और स्टार्टअप्स वो लोग होते हैं जो नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोचते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि आप स्टार्टअप्स बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, उसके लिए जो है हम आपको लोन भी देंगे। तो मुद्रा लोन योजना है वो आपको बताया जाएगा इसी बीच। तो उसके जरिए जो है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको जो है लोन दिया जाता है, जिससे वो अपना शुरुआती बिजनेस एक्सपेंशन का खर्च उठा सकें। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो 4 लोगों को रोजगार दोगे, नौकरी करोगे तो आप सिंगल जॉब करोगे। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रैक्टिस हम प्रश्न की करेंगे, प्रश्न की प्रैक्टिस हम करेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे सारे के सारे। तो ये ध्यान रखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इकोनॉमी, इसके अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और नेशनल इनकम। 4th टॉपिक इंडियन बैंकिंग सिस्टम। 5वां टॉपिक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और 6वां टॉपिक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब एक प्रॉपर मात्रा में फूड अवेलेबल होना चाहिए और उस फूड को जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाने का प्रॉपर साधन होना चाहिए और वो फूड न्यूट्रिशन भरा हुआ होना चाहिए। मतलब उसमें तत्वों, जो जरूरत के तत्व हैं शरीर के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। इन चीजों को हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से
भारत सरकार ने इन चीजों पर ध्यान दिया गया है। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा मतलब सबके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस पर कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, क्या क्या काम हुआ है। और आप देख रहे हैं जो राशन शॉप्स होती हैं, जो राशन कार्ड वाली राशन शॉप्स होती हैं, वहां से भी आपको सस्ते दामों में 2 रुपए पर केजी चावल, गेहूं और दाल, चना, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो ये किस लिए दी जाती हैं? फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कोई भूखा न रहे। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे। 8वां टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। देखिए, जब हम बात करते हैं आईएमएफ की, जब हम बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो ये क्या करता है? विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देशों को लोन देने का काम करता है। देखिए, पर्सनल व्यक्ति को, हमें आपको अगर लोन की जरूरत है, आप कहां जाओगे? कमर्शियल बैंक के पास, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी, या इवन जो ग्रामीण बैंक हैं उनके पास चले जाओगे, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो राज्य के अधीन बैंक काम कर रहे हैं, उनके पास चले जाओगे आप। ठीक है। तो जो आईएमएफ है वो देश को लोन देता है, किसी कंट्री को लोन देता है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अचानक से अगर मार्केट में डिमांड आ जाए कि बिजनेसमैन और लोगों को लोन ज्यादा चाहिए, और तो कमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास, क्योंकि मैंने बात की थी अभी, आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। आरबीआई जो है गार्जियन है सभी बैंकों का। जिस तरह से हमारी गार्जियन है पेरेंट्स, उस तरह से आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक का गार्जियन है। कमर्शियल बैंक को अगर कोई दिक्कत आएगी, किसी चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत होगी? पैसे की, क्योंकि मार्केट में लोन बांटना है, तो पैसे की जरूरत है, तो वो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। वे क्यों? क्योंकि आरबीआई इज अ गार्जियन ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंकों का गार्जियन है आरबीआई, तो आरबीआई के पास जाएगी। लेकिन आप बताइए, आरबीआई और सरकार दोनों को ही अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, उनके पास भी तो कमी हो सकती है ना पैसे की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ गई किसी विकास कार्य के लिए, किसी डेवलपमेंटल वर्क के लिए। मान लीजिए एक शानदार हाईवे का निर्माण करना है, तो पैसा लगेगा। तो पैसा कहां से आएगा? आईएमएफ से मंगाओ, लोन लो, उनको प्रोजेक्ट सौंपो कि ये प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, बेनिफिट्स ये होंगे, और भविष्य में जो है प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं है। तो आईएमएफ क्या करेगा? प्रोजेक्ट को देख के लोन सैंक्शन कर देगा, भारत सरकार को लोन मिल जाएगा और वो हाईवे का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सभी बताइए, कमेंट कीजिए आप। चलिए, हाँ, तो जो है आईएमएफ लोन देता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक भी लोन देता है। और हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। हालांकि अपनी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं लोन देने के टाइम पर, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। पर अभी आप समझिए कि इंडियन इकोनॉमी में हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का मतलब है पैसा। किसी भी इकोनॉमी का मतलब है
कि आप कैसे माल बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे और उसको बेचोगे कैसे और लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा। पैसे का खेल है पूरा। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पैसा देती हैं देशों को। जरूरत पड़ने पर हर कंट्री इनसे पैसा लेती है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। अब आप बताइए, कोई डाउट आपका? हेलो, चलिए। अब इसमें कोई टॉपिक रहा नहीं है। अगर कोई अदर टॉपिक होता है, अदर टॉपिक की बात करें, जैसे थोड़ा सा हम जो है एफडीआई के बारे में पढ़ लेंगे। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, एफडीआई से सीधा मतलब समझिए फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेश। विदेश के लोग अगर भारत में पैसा निवेश करते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं, किस मकसद से? कि भविष्य में प्रॉफिट कमाया जा सके, तो वो एफडीआई कैटेगरी के अंदर वो पैसा आएगा। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो इंडिया में एक और नया ब्रांच खोलना चाहती है, एक और कॉरपोरेट ऑफिस खोलना चाहती है, तो वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। और पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उसे कहेंगे एफडीआई। अगर, और अब बात आती है कि भारत में अगर एफडीआई बढ़ जाता है, एफडीआई मतलब विदेशों से पैसा बहुत आता है निवेश के तौर पर, तो क्या फायदा है? अरे भाई, अगर वो नया कॉरपोरेट हाउस बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो देंगे लोगों को, रोजगार भी तो देंगे। रोजगार भी देंगे, और रोजगार देंगे तो जो लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं उनके पास पैसा आएगा। सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पैसा आएगा तो क्या होगा? उन लोगों की परचेजिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति, खरीदने की शक्ति बढ़ेगी ना भाई। आपकी जेब में पैसा है तो पावर है आपके पास खरीदने की, सामान खरीदने की, कोई भी चीज खरीदने की। तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो पैसा होगा उनके पास, पैसा होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर, कैपेसिटी, खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एफडीआई ये हो गया। थोड़ी सी बात हम बजट के बारे में करेंगे जो हाल ही में आया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि हर साल नया बजट आता है। और बजट में होता क्या है? बजट एक बही खाता है। बजट में ये बताया जाता है, जब संसद में पेश होता है बजट, तो बजट में बताया जाता है, दो साइड्स होती हैं बजट की, ध्यान से देखिएगा। एक होती है इनकम साइड और एक होती है एक्सपेंसेस, मतलब खर्च, आय। दो चीजें होती हैं बजट में। ठीक है, अब सरकार बजट में बताती है कि आने वाले 12 महीनों में, आने वाले साल में, भाई आज बजट पेश कर दिया तो अब अगला बजट तो 12 महीने बाद ही पेश होगा। तो आने वाले 12 महीनों में, मतलब आने वाली वित्तीय वर्ष में, आने वाली फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को
एंड हो जाती है। तो आने वाली साल में सरकार जो कमाएगी पैसा, वो कहां कहां से कमाएगी, ये डिटेल बजट में देना होता है। जैसे कि आपने आजकल सुना होगा कि भारत सरकार जो है ओएनजीसी कंपनी को बेच रही है, एयर इंडिया कंपनी को बेच रही है। आपने सुना होगा कि किसी जगह का एयरपोर्ट बेच दिया प्राइवेट बिजनेस पर्सन को। तो उसे कहते हैं विनिवेश, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी संपत्ति को बेच देना, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच देना, और उस वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को विकास हेतु कार्यों में खर्च करना। समझ रहे हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से को बेच देना, उससे जो पैसा आए उसको विकास कार्यों में लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो पूंजी, भाई हमारे घर में कोई चीज है जो प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमें लॉस में चल रहे हैं हम उसकी वजह से, तो उसको बेच देना ही ठीक है। तो भारत सरकार ऐसा सोचती है कि अगर इससे हमें कोई प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इसके कुछ शेयर प्राइवेट हाथों में बेच देते हैं, बदले में वो जो पैसा आएगा उसको हम खर्च करेंगे अपने विकास हेतु कार्यों में। हमें नए स्कूल बनाने हो, हमें नए हॉस्पिटल्स बनाने हो, कोविड-19 की सिचुएशन में, कोरोना महामारी की सिचुएशन में सरकार के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मतलब सच्चाई सामने आ गई कि भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज की क्या सुविधा है, क्या स्तर है, कितना हैंडल कर सकती है लोगों को, अगर इस आकस्मिक महामारी में की बात करें। तो इसलिए सरकार को पता चल गया कितना दिक्कत हुई कि लोगों के लिए बेड भी अवेलेबल नहीं है, वो जमीन में लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल्स की बात करूं मैं। तो सरकार को ये सारी चीजें दिखाई दे गई कोरोना महामारी के टाइम पे, इसीलिए इस साल जो बजट आया है उसमें जो मेडिकल सर्विसेज पर खर्च करने का जो पैसा है ना, वो डबल कर दिया। समझ रहे हैं? डबल से भी ऊपर। तो इनकम में तो वो दिखाएगी कि हम कमाएंगे कैसे, एक्सपेंसेस में दिखाएगी कि कौन कौन से सेक्टर को हमने पैसा एलोकेट किया है, दिया है, जिससे उस सेक्टर में विकास हो पाए। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर को कितना दिया है, मेडिकल सेक्टर को कितना दिया है, एमएसएमई को कितना दिया है, इंडस्ट्रीज को कितना दिया है, कृषि को कितना ध्यान में रखा गया है, ठीक है, मछली पालन के लिए कितना दिया है, सारा डिस्क्रिप्शन बजट में होता है। किसको कितना एलोकेट किया गया है वो हम बजट पर एक लेक्चर लेंगे, तब हम बात करेंगे। वहां से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। इनकम की बात करें, खर्च समझ गए, अलग अलग सेक्टर को कितना पैसा दिया है, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। और इनकम का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार कमाती है सबसे ज्यादा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरकार का जो है सबसे बड़ा सोर्स क्या है आय का, तो वो सोर्स है टैक्स। टैक्स मतलब कर। सरकार सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के माध्यम से कमाती है। बाकी इनकम डिसइन्वेस्टमेंट करके भी पैसा लाती है वो, और बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में लॉन्च करती है, वो सारी चीजें हैं। और इंटरेस्ट भी आता है, किसी को अगर कर्ज दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट भी आएगा। और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनी है जो सरकार के अधीन काम कर रही हैं, भाई हर कंपनी थोड़ी ना लॉस में चल रही है, कुछ तो प्रॉफिट में भी चल रही हैं, तो वो प्रॉफिट देती हैं, तो वो इनकम हो गई सरकार की। समझ आया? तो ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे हम बात करेंगे। देखिए बजट में तो आने वाले साल की बात होती है कि कितना हम कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में ये आपका परफॉर्मेंस बताता है, मतलब आपका लास्ट ईयर प्रदर्शन क्या रहा। समझ गए? तो ये आर्थिक सर्वे। ठीक है, ये हम इकोनॉमी में मेन डिस्कस करेंगे। हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि क्लास एक्सप्लेनेशन, मैं एक बार इसको रेज कर देता हूं। ये क्लियर हुआ? ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं।
जो हमारा प्रोसीजर होगा वो होगा, देखिए कोई भी टॉपिक है क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्लास में समझाया जाएगा उस टॉपिक के बारे में। क्लास में समझाते वक्त प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से। मान लीजिए इकोनॉमिक प्लानिंग वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग वाले टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो सैंपल के तौर पे डिस्कस करेंगे, प्लस फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिस क्लास भी रहेगी जिसमें आप सब कुछ पढ़ के बैठेंगे और फिर जवाब देंगे आप लाइव। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, समसामयिकी घटनाएं, इसमें हम मेनली बात करेंगे। देखिए इसमें आपको याद रखना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है जो कि मैं बताऊंगा आपको। पूरे साल की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनमें अवार्ड्स और आपका अपॉइंटमेंट, जैसे ओएनजीसी में चेयरमैन के पद पर किसको रखा गया है, अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। और आरबीआई में जो गवर्नर के साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं उनमें से किसको हटा के नया प्रमोट हुआ है। तो किसी भी तरह की प्राइवेट सेक्टर कंपनी से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक सारा आपको, मिनिस्ट्री से लेके हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। अवार्ड्स पढ़ने हैं, किस किस को अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, और आपका जो है अवार्ड्स आ गया, आपका अपॉइंटमेंट्स आ गया। और अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी, की अगर दुखद मृत्यु हुई है वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मेजर चीजें आपको पता होना चाहिए, ये है। तो ये तो हो गया पूरा। ये अदर मिसलेनियस आएगा जो कि मिक्स कुछ चीजें पूछ लेते हैं, स्टैटिक चीजें भी पूछ लेंगे कि इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। आप जैसे दिल्ली में DSSB का एग्जाम दें तो दिल्ली सरकार का स्ट्रक्चर आपको पता हो कि इसमें कौन सा ऑफिसर बैठा है, इसका सचिव कौन सा है। ये सारी चीजें मिसलेनियस भी डिस्कस कर लेंगे जो सबका मिक्स करके कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डेली न्यूज़पेपर में जो भी चीजें रहेंगी वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक शानदार लेक्चर होगा जो कि इन सारी चीजों को कवर करते हुए जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लास प्रॉपर्ली टाइम से लेना है। ठीक है ना। करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे इन्हीं टॉपिक से संबंधित आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स अभी तक हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं। और ये नहीं गलत, पूरे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं क्योंकि वो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और ध्यान देते हैं और चीजें जो क्लास में एक्सप्लेनेशन हो रहा है उस पर प्रॉपर उनका ध्यान रहता है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सिंसियर रहें अपने एग्जाम को लेके, बस क्लास मिस ना करें बिल्कुल भी, बाकी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहीं फिनिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव क्लास में आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब हम चीज़ें सब्जेक्ट जो है प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, आज सिलेबस आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।